न चोर हूँ न चौकीदार हूँ साहब, मैं तो बेरोजगार हूँ। मैं बेरोजगार लिखूंगा, तुम इंजीनियर समझ लेना। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने 16,000 से ज्यादा रोजगार दिए हैं, लेकिन बेरोजगार कुछ और ही कह रहे हैं। सरकार कहती है कि नकल विरोधी कानून से परीक्षाएं पारदर्शी बन गई, तो फिर सैकड़ों स्टूडेंट सड़कों पर क्यों मुख्यमंत्री आवास कूच करने उतर आए? कांस्टेबल भर्ती से लेकर के एई, जेई, डीएलएड, संविदा कर्मी, इस पर क्या है छात्रों की मांगे? जब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो बॉबी पवार ने क्या कहा? हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पर भी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड में अपनी T20 क्रिकेट लीग शुरू हो रही है और सीधे रायपुर क्रिकेट स्टेडियम से उस पर आज बात भी करेंगे। और आज के वीडियो के आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है, लेकिन वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। पिछले दिनों कई विज्ञापनों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ने यह दावा किया कि अभी तक उन्होंने 16,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दे दी हैं इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। खुद कई कार्यक्रमों में इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों कई नियुक्ति पत्र चयनित छात्रों को दिए जाने का दौर भी चल ही रहा है। साथ ही उत्तराखंड DIPR या फिर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर कई बार चयनित हुए और सरकारी सेवा दे रहे छात्र जो कि अब सरकारी कर्मचारी बन चुके होंगे, वो भी कहते हुए नजर आए कि सख्त नकल रोधी कानून से उत्तराखंड में अब पारदर्शी परीक्षाएं हो रही हैं और छात्रों को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ का ये मानना नहीं है। उनका मानना है कि सरकार सिर्फ अपना प्रचार प्रसार विज्ञापनों के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है, हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए देहरादून की सड़कों पर एक बार फिर से बेरोजगारों ने एक रैली निकाली। ये रैली या फिर मुख्यमंत्री आवास कूच क्यों किया गया, इसकी क्या मांगे थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। इससे पहले भी अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के कई बार बेरोजगार सड़कों पर उतर चुके हैं, कई बार उन पर लाठी डंडे भी पड़ चुके हैं। इस बार जो कूच किया गया वो भी कई मांगों को लेकर के किया गया था और हमेशा की तरह इस बार कूच करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हाथी बड़गल्ला के पास रोक दिया गया। छात्रों और पुलिस वालों के बीच इस दौरान कुछ धक्का मुक्की भी होती है और मौके से ही पुलिस ने कई बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें एकता विहार जाकर के छोड़ दिया गया। शनिवार को ये प्रदर्शन देहरादून के गांधी पार्क से शुरू होता है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले कई युवा यहां पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। अब बड़ा सवाल यह है कि इन प्रदर्शनकारियों का मोटिव या फिर इनकी मांगे क्या थी। कूच करने वालों की प्रमुख मांग पुलिस कांस्टेबल भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के थी। इसमें उन्होंने मांग की है कि पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, यानी कि इसमें उम्र में छूट दी जाए। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों में भी पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा को बढ़ाया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर अन्य कोई राज्य हो। उत्तराखंड में वैसे ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कई सालों तक निकलती नहीं है। ऐसे में ज्यादा गैप हो जाता है, जो कि एक एज ग्रुप का इसमें पूरा का पूरा समय निकल जाता है। 6 से 7 सालों के बाद भर्ती होती है और ऐसे में जरूरी है कि छात्रों को उम्र सीमा में छूट दी जाए। इसके अलावा बेरोजगारों ने संविदा कर्मियों को पक्का किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कहा है कि जो भी संविदा कर्मी 10 सालों का कार्यकाल अपना पूरा कर लेगा, समय पूरा कर लेगा, उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन जो छात्र सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि संविदा पर सेटिंग गेटिंग वालों को ही लगाया जाता है, उनकी सीधी भर्ती भी नहीं होती है। ऐसे में यदि संविदा, उपनल और PRD जैसे माध्यमों से ही 25 से 30 हजार पदों को उत्तराखंड में अगर पक्का कर दिया जाएगा तो फिर 8-8 साल से 9-9, 10-10 साल से सीधी भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य इस प्रदेश में क्या होगा। तीसरी मांग ये थी कि UPCL, UJVNL और पिटकुल में AE, JE, TG2 की भर्ती पिछले 8 सालों से नहीं आई है, 8 सालों से। इस प्रदर्शन में कई छात्र ऐसे थे जो कह रहे थे कि 8 सालों से इन विभागों में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 8 साल हो चुके हैं, भर्ती अभी तक निकली नहीं है। इस पर ऊपर से संविदा कर्मियों को पक्का करने की बात हो रही है। वाकई में 8 साल का समय कितना ज्यादा होता है, ये आप समझिए कि एक बच्चा 8 साल में जवान हो जाता है, एक जवान 8 साल में 30 के पार हो जाता है, लेकिन इन विभागों में 8 सालों से सीधी भर्ती नहीं निकल पाई है। यहाँ प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने यह भी कहा है कि हाल ही में LT और स्केलर की परीक्षाएं हुई हैं, इसमें जो सवाल पूछे गए वो सिलेबस से बाहर के काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। कहीं कहीं पर एडमिट कार्डों में गड़बड़ी की सामने आती है। ऐसे में परीक्षा करवाने वाले प्रबंधन तंत्र पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि भैया आप कर क्या रहे हैं। बेरोजगारों ने प्रयाग पोर्टल को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठाए। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि प्रयाग पोर्टल के तहत भाई भतीजावाद जमकर हो रहा है। यहाँ पर आवेदन करने वालों में से रैंडम ही सिलेक्शन कर दिया जाता है, रैंडम ही किसी को उठा दिया जाता है और जिनको उठाया जाता है उनके अलावा किसी और को पता ही नहीं चलता कि इस पर भर्ती हो रही है। ऐसे में समानता के अधिकार का उल्लंघन साफ तौर पर है। इसके अलावा यह भी मांग की गई कि हाल ही में उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं उसमें राज्य से बाहर से कई छात्रों ने फर्जी DLED बनवाया। उन फर्जी DLED वालों की जांच भी करवाई जाए, लेकिन वो जांच भी नहीं करवाई जा रही है। आपको बता दूं कि इस पर प्राथमिक टीचरों की भर्ती की जो प्रोसेस है वो भी चली रही है। कुछ समय पहले ये भी खबर आई थी योग्य कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। बेरोजगारों ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की मांगे उन्होंने पिछली बार भी रखी थी, लेकिन उस पर भी गंभीरता से कोई भी काम नहीं किया गया। खुद मुख्यमंत्री भी उन्हें मिलने का समय पिछले
पिछली बार से नहीं दे रहे हैं। वहीं प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। इस पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि धामी सरकार के इशारों पर जिस तरह से ये गिरफ्तारियां बेरोजगार छात्रों की गई हैं, उससे ये साबित होता है कि प्रदेश को सीएम संचालित करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने अपनी जायज मांगों को आपके सामने रखा, आपने उनकी गिरफ्तारी करवा दी। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, आपके पास मांगों को लेकर के आ रहा है, मिलने का समय मांग रहा है, लेकिन उनकी मांगों को आप सुन नहीं रहे हैं। इससे साबित होता है कि विज्ञापनों से इतर सच्चाई कुछ और ही है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में जो बेरोजगार संघ के लोग हैं या फिर जो बेरोजगार युवा हैं, वो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में सरकार का विरोध करेगा। की चीजें जो अखबारों, सोशल मीडिया और पोस्टरों और विज्ञापनों के माध्यम से चलाई जा रही है, उसकी सच्चाई कुछ और है। और अगर उसकी सच्चाई कुछ और है तो ये बात आप गांठ बांध लो, ये बात तय कर लो कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, तमाम प्रकार का लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप अपने चेहरे को चमका सकते हो, पर धरातल पर जो नींव खुदती जा रही है वो बहुत गहरी होती जा रही है। अभी आप ये जायज मांगे नहीं मानेंगे तो हम ये साफ तौर पर कह देते हैं कि उपचुनाव, केदारनाथ उपचुनाव में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवान आपका पुरजोर विरोध करेगा। अब सरकारी भर्ती देने के मामले में वैसे तो उत्तराखंड की सरकारें पहले से ही काफी ज्यादा सुस्त रही हैं। पिछले समय में हमने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में बैकडोर या फिर आउटसोर्स के नाम पर चहेतों को नौकरियां दी जाती रही हैं। विधानसभा का भी प्रकरण आपने देखा। सरकारी परीक्षाओं में कई बार धांधली, गड़बड़ी की खबरें सामने आती हैं। इसी बीच सरकार ने एक नकल रोधी कानून भी लाया, लेकिन हकीकत तो यह है कि अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिनको ठीक करना बाकी है। एक सिस्टम से सब चीजों को चलाना बाकी है। अब बेरोजगारों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी ये मांगे नहीं मानी जाती फिर आमरण अनशन भी करेंगे। अब देखना यह है कि इस बार इनकी मांगों को सुना जाता है या नहीं सुना जाता है। बेरोजगार छात्रों की जब बात हो ही रही है तो मेडिकल स्टूडेंट्स की भी बात रखी जानी चाहिए। पिछले दिनों भी हमने अपने एक पुराने वीडियो में इसका जिक्र किया था और अभी भी मेडिकल छात्रों के कमेंट्स लगातार वीडियोस पर आते रहते हैं कि हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द शुरू किया जाए, इसको जल्द से जल्द वर्किंग किया जाए। कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा था कि इसी साल मेडिकल कॉलेज को शुरू किया जाएगा, जिससे कि सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया है। दूसरी तरफ नीट की काउंसलिंग चल रही है। छात्रों का कहना है कि मेडिकल की सरकारी सीटें वैसे ही प्रदेश में काफी ज्यादा कम है, कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में यदि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू होता है तो इससे सीटें बढ़ जाएंगी करीब 100, जिससे छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ ना के बीच में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अभी भी अटका हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार करियर बनाने के लिए चाहिए होता है। करियर खेलों में भी बनता है और बात क्रिकेट की हो तो आप जानते ही हैं कि उसमें कैसा करियर क्रिकेटर का बनता है। उत्तराखंड के क्रिकेटर्स के लिए और क्रिकेट को पसंद करने वालों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन प्रदेश में शुरू हो गया है। आज से यानी कि 15 सितंबर से और 22 सितंबर तक उत्तराखंड की अपनी T20 क्रिकेट लीग यानी कि UPL उत्तराखंड प्रीमियर लीग शुरू हो गई है। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसके मुकाबले खेले जाएंगे। दर्शकों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। तो चलिए सीधे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ही इस पर बात करते हैं। अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट देखते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि उत्तराखंड में UPL का आयोजन हो रहा है और UPL का आयोजन होना है देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस समय मैं हूँ देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। पहले आप एक बार ये स्टेडियम का नज़ारा देखिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये स्टेडियम अब गुलजार नजर आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस स्टेडियम में कोई भी बड़ा मैच या फिर किसी भी तरीके का टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ था। लेकिन इस समय यहाँ पर तैयारियाँ पूरी तरीके से चाक चौबंद हो चुकी है। हालांकि ऊपर से बारिश हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैच वाले दिन और जब मैच हो तब बारिश ना हो। इस राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि देहरादून का स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी है 25,000, यानी कि एक साथ यहाँ पर 25,000 दर्शक बैठ करके मैच देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत शहर के बीच में ये स्टेडियम है भी। यहाँ पर UPL T20 का आयोजन हो रहा है। 15 तारीख से इसका आयोजन होगा और 22 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसमें 5 टीमें मेंस टीमें और 3 टीम जो हैं वो वुमेंस की टीमें हैं। 5 टीमों में अगर आपको बताऊं तो देहरादून वॉरियर्स इसमें एक महत्वपूर्ण टीम है, जो कि होम टीम है और जिसकी कप्तानी आदित्य तारे कर रहे हैं। आदित्य तारे आप जानते होंगे कि IPL भी खेले, मुंबई इंडियंस के लिए खेले काफ़ी लंबे समय से। और आदित्य तारे रणजी टीम में, उत्तराखंड की जो रणजी टीम है उसमें भी आदित्य तारे खेलते हैं बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज। इसके अलावा आकाश मधवाल बड़े हाईलाइट हुए थे IPL से, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले साल और उससे पिछले साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया था। आकाश मधवाल ने हरिद्वार से आते हैं और वो भी एक टीम की अगुवाई इस टूर्नामेंट में करने वाले हैं। इसके अलावा हरिद्वार की टीम यहाँ पर खेलेगी, मसूरी थंडर्स जो कि एक वुमेंस टीम है वो खेलेगी, नैनीताल SG पाइपर की टीम है, पिथौरागढ़ हरिकेन्स की टीम
टीम है, यूएसएन यानी कि उधम सिंह नगर इंडियंस की टीम है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि एकदम जो क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को चाहते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो उनके लिए ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इसमें उनको जाहिर सी बात है मज़ा आने वाला है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इस तरीके की T20 लीग जब आयोजित की जाती है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोकल प्लेयर हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो इस लीग में, उत्तराखंड प्रीमियर लीग में, आपको उत्तराखंड के भी कई सारे ऐसे स्टार देखने को मिलेंगे जो कि अभी उस बड़े मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये लीग खेलने के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपको IPL जैसी लीग में भी खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। उनमें कई सारे नाम हैं। उत्तराखंड की जितने भी फीमेल क्रिकेटर हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा। आप लोग भी अगर देहरादून में हैं तो आप यहाँ पर आकर के ये मैच देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी इसको देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी इसकी शायद फैन कोड पर होगी और टीवी पर शायद सोनी 10 2 पर शायद टीवी पर इसका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन फैन कोड पर इसकी स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी तरीके से आप यूपी में देख रहे हैं, इस समय यूपी T20 लीग चल रही है, दिल्ली में उनकी लीग चल रही है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग चलती है। इसी तरीके से हर स्टेट में अपनी अपनी लीग है। तो उम्मीद करते हैं कि एक लंबे समय के बाद जिस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है उत्तराखंड के क्रिकेटर्स के लिए, ये उसको कैश करेंगे और ये लीग दिन ब दिन बड़ी होती चली जाए। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स का नाम जरूर है, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान ने काफ़ी समय पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। उसके बाद रोड सेफ्टी सीरीज़ का एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर हुआ था जब सचिन तेंदुलकर वगैरह वगैरह यहाँ पर आए थे, और अब जाकर के एक और कोई बड़ा इवेंट यहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद आखिरकार कुछ तो पॉजिटिव उत्तराखंड में हमें देखने को मिल रहा है। और पिच के बारे में मैंने आपको बताया कि पिच को तो कवर किया, लेकिन ग्राउंड को कवर नहीं किया। ग्राउंड्समैन और बाकी का जो स्टाफ है वो यहाँ पर लगातार देख रेख कर ही रहा है। और ये देखिए, आपने टीवी में देखी होगी, तस्वीरों में देखा होगा ज़्यादातर, इसको कहते हैं सुपर सॉपर। ये मैदान को सुखाने का काम आता है। इसके जो टायर हैं, जो रोलर टाइप का ही है बेसिकली, और इस पर फॉर्म लगा हुआ है, तो ये इससे पिच को सुखाया जाता है। इस ग्राउंड का मैं आपको और टूर अगर दूँ तो ये साउथ पेविलियन इस तरफ है और उस तरफ आप देखेंगे तो ये नॉर्थ पेविलियन है। और कितना खूबसूरत इस समय अगर आप देखने में देखेंगे तो इतना खूबसूरत ये ग्राउंड लगता है। 2 साइड स्क्रीन यहाँ पर है, एक उधर की तरफ ऊपर आप देखेंगे काली काली, जिस पर बीच बीच में चलता रहता है रिप्ले वगैरह, और एक इधर की तरफ है साउथ पेविलियन की तरफ, ये भी एक साइड स्क्रीन है। बाकी सुपर 2-3 मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, उधर देखिए एक रोलर है, शायद वो लाइट रोलर है। रोलर भी 2-3 तरीके के होते हैं जो पिच पर लिए जाते हैं, हैवी रोलर, लाइट रोलर। फैसिलिटी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर हैं, जुटाई गई हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि बस यहाँ पर कंटिन्यू रेगुलर मैच नहीं होते हैं। चाहे वो रणजी का मैच हो, उत्तराखंड की टीम रणजी खेलती है, लेकिन उनका मैच शायद यहाँ पर नहीं होता है। दूसरी जो अकेडमी देहरादून में वहाँ पर खेला जाता है। जबकि ये ग्राउंड इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इसको मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसको मेंटेन रखते हुए यहाँ पर इसी तरीके के टूर्नामेंट आयोजित करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। वैसे तो इस स्टेडियम की कहानी भी बड़ी निराली है। जब ये बना था तो उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर क्रिकेट का भविष्य सुनहरा होगा। ऊपर से उत्तराखंड क्रिकेट को भी इसके बाद BCCI की मान्यता मिल जाती है, एफिलिएशन मिल जाता है, लेकिन अभी भी क्रिकेट परवान उत्तराखंड में चढ़ना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये स्टेडियम कम से कम गुलजार होता रहे, यहाँ पर क्रिकेट मैच होते रहें, यहाँ के क्रिकेटर्स को भी मौका मिलता रहे। ऐसा न हो कि यहाँ पर फिर से बड़ी बड़ी घास हो जाए, पूछने देखने वाला कोई न रहे। अब आज आपके लिए एक और सवाल है, लेकिन आज का ये सवाल क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए कि उत्तराखंड की क्रिकेट टीम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती है, रणजी ट्रॉफी और बाकी टूर्नामेंट खेलती है, तो उन खिलाड़ियों को भी जानना हमारे लिए जरूरी है जो यहाँ पर खेलते हैं। आज के सवाल का जवाब आप ढूंढ करके भी दे सकते हैं। आज आपके लिए सवाल है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उत्तराखंड के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम अभी तक है? जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, यानी कि किसी भी एक इनिंग में सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने बनाया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौरभ रावत 220 रन, ऑप्शन बी अमन नेगी 233 रन, ऑप्शन सी अभिमन्यु ईश्वरन 211 रन, या फिर ऑप्शन डी ऋषभ पंत 215 रन। अपना जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर के, वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और भी जो कुछ आपको कहना होगा इस वीडियो के लिए वो कमेंट के माध्यम से आप कह दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।